Hi students, hope you're doing well. Okay, so in the part 1 and part 2 we have done all the type of questions. मैंने आपको हर एक part में मतलब different type of questions से go through करवा दिया है. So now we are here with the third part, that is case studies. At least 2 to 3 case studies you will find in your exam definitely. And now let's begin with the first case study. Okay, so we have a question here along with the diagram. The path moved by a group of ants has been traced on floor which is shown below. Now this is the kind of question you will find in your exam. यहाँ पे क्या होता है, आपको वो एक ऐसे कोई भी रैंडमली डायग्राम ड्रॉ करके दे देते हैं. रैंडम इन द सेंस दे आर सेइंग एंड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. इट इज ऑफ नो कंसर्न टू यू. आपको सिर्फ ये देखना है कि ये एक्चुअली कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है इन योर एग्जाम, ठीक है. वेन एवर यू विल कम अक्रॉस सच क्वेश्चन, आपको केस स्टडी के क्वेश्चन में सबसे पहले रीड करके ये देखना है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, राइट. सो यहाँ पे इन्होंने एंड्स का ये ऐसा देखो शेप बनाई हुई है, ऐसे ये जा रही है और ये ऊपर को जा रही है. सो दिस इज द शेप. और साइड पे इन्होंने आपको ग्राफ की फॉर्म में भी वो शेप बना के दे दी है, ठीक है. ओके, सो दिस वाज द डायग्राम which you will just refer for the shape. आपको सिर्फ यहाँ पे shape के लिए इसको refer करना पड़ेगा, otherwise we'll just shift to the first question. The shape formed by the path is dash. Okay, so now आपको जो ग्राफ में shape draw करके दी हुई है वो पूछ रहे हैं कि बताओ ये कौन सी shape है. Okay, so this shape is a parabola. Now why it is a parabola? पैराबोला इसलिए है बिकॉज बाकी की शेप्स हमें ऑलरेडी पता है कि कैसे होती हैं. एलिप्स की शेप एक्चुअली कैसे होती है? एलिप्स काइंड ऑफ ऐसा, जैसे लाइक ओवल तो देखो ऐसा होता है ना. एलिप्स इज ऑफ अ सिमिलर काइंड. एलिप्स में भी हम ऐसा ही ड्रॉ करते हैं, ऐसे वाली शेप होती है, राइट. एंड स्पाइरल तो हमारा होता ही ऐसे है. सो स्पाइरल तो ये वैसे ही नहीं हो सकता. एंड वन मोर थिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमेशा हम पैराबोला ही यूज करते हैं, राइट. और कोई शेप हम यूज करते ही नहीं है. ये सारी शेप्स we will not talk about these shapes in this chapter. तो इसमें तो definitely answer will be parabola only. Okay, second question. The path is represented by this equation, so find their zeros. Now see, you can recognize कि question से related ज़्यादा मतलब diagram से related ज़्यादा questions आपको नहीं दिखते. Actually diagram सिर्फ एक representation होती है कि अच्छा इस chapter का ये question है. क्वेश्चंस आपको इंडिविजुअल दिखेंगे. लाइक ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिपेंडेंट ऑन द डायग्राम. बाकी सारे क्वेश्चंस आप देखोगे मोस्टली दे आर इंडिपेंडेंट. सो जिन स्टूडेंट्स को केस स्टडी से डर लगता है कि हमसे केस स्टडीज नहीं होंगी, जस्ट मेक वन थिंग क्लियर इन योर माइंड कि इसमें सारे क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट होते हैं जैसे आपने नॉर्मली प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है. वो सिर्फ केस स्टडी एक हाइप बना देते हैं कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, बट देयर इज नथिंग टफ और एनीथिंग डिफिकल्ट हियर. सो यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है और आपको इनके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं. वी हैव ऑलरेडी डन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि नंबर ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है, मतलब कि एक्स की वैल्यूज, जो आप एक्स की वैल्यूज निकालते हो, 2 वैल्यूज निकलती हैं इन सच इक्वेशंस, तो एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे उसको हम जीरोस बोलते हैं. ओके, नाउ आई विल राइट माय इक्वेशन हियर एंड फाइंड द जीरोस. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये मेरी इक्वेशन है. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आपको सिर्फ फैक्टर्स देखने हैं. एक्स स्क्वायर, क्या फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पे? 3x माइनस x बनेंगे. नाउ हाउ टू मेक द फैक्टर्स क्विकली, इसका क्या मेथड होता है? आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस है ना, तो आप मतलब बड़े नंबर को पहले लिखोगे. अगर आप बिग माइनस स्मॉल करोगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा. तो ये एक मेथड होता है. अब यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेंगे. दिस इज x प्लस 3 माइनस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे बिकॉज देर इज नथिंग एल्स कॉमन है. तो मैंने इन दोनों ये जो सेपरेट वाली जो वैल्यूज थी x और 1, इनको एक ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है. एंड x प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट में ले लिया. सो यहाँ से मेरी वैल्यूज क्या आएंगी? हम जीरोस निकालने के लिए दोनों ब्रैकेट्स को हमेशा इक्वल टू 0 कर देते हैं. x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल, प्लस 3 को भी 0 के इक्वल. x इज इक्वल टू 1 हो गया एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया. सो दीज आर द 2 वैल्यूज, 1 एंड माइनस 3. अब इसमें ये कोई इश्यू नहीं है कि आप पहले 1 लिखोगे या बाद में माइनस 3 लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है. आपको सिर्फ वैल्यूज को मैच करना है. माइनस 3 और 1 या 1 या माइनस 3 कैसे भी लिख सकते हो इन एनी ऑर्डर.
ठीक है, देयर इज नो रूल फॉर दिस, तो -3 और 1 इसमें आ रहे हैं। सो ए इज माई करेक्ट आंसर। फाइन, सो इसमें आपने सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना था नॉर्मली जैसे हम करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट। तो आपने इसमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना था। देखो हमने इसमें यही करा, 2x मेरी मिडल टर्म थी, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। So this is the method you will use here to solve this equation. Okay, next is the number of zeros of the polynomial represented by the path is dash. Okay, now let's come back to the diagram. See, questions बिल्कुल उसी टाइप के हैं जैसे आपने करे हुए हैं, जस्ट उन्होंने केस स्टडी एक हेडिंग दे दी है। ये कॉन्सेप्ट आई ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो कि हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। आपको यहाँ पे ये पॉइंट चेक करना पड़ता है कि जो हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, द पॉइंट्स एट विच द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पे करेगा, दैट इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ जीरोस। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि सिर्फ एक पॉइंट ये वाला पॉइंट है जिसपे डायग्राम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दिस इज माई जीरो। तो यहाँ पे कितने जीरोस हो गए, फिर यहाँ पे जीरोस इज 1, यहाँ पे सिर्फ 1 0 है क्योंकि ये डायग्राम एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज if the sum and product of zeros of the polynomial represented by the path are this and this, 6 and 16 आपको given है, then the polynomial is what? Okay, so now if you have gone through both the previous videos you will be very clear कि sum and product क्या होते हैं। ये देखो, ये sum given है, ये मुझे product given है। अब सम किसके इक्वल होता है, हमेशा सम होता है माइनस बी के इक्वल। माइनस बी मतलब सेंटर वाली टर्म के साथ आपने माइनस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एंड जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सी, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट हमें ये गिवन है। नाउ व्हाट वील डू, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही आता है, दिस इज बाय डिफॉल्ट एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं हम यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगी मुझे कैसे लिखना है। मुझे पता है कि सम के साथ हमेशा माइनस होता है, तो -6 लिख दूंगी मैं यहाँ पे, -6x। प्रोडक्ट के साथ हमेशा प्लस ही रहता है, तो यहाँ पे +16 रहेगा। सो दिस इज माई आंसर। यहाँ पे मैंने सिर्फ सम और प्रोडक्ट को यूज करके एक इक्वेशन बनानी थी, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पे था -b, तो -b की जगह मैंने यहाँ पे -6x लिख दिया, क्योंकि b के साथ मतलब सम के साथ हमेशा माइनस का साइन आता है, ठीक है। प्रोडक्ट का जो साइन होगा आप वो साइन लिखोगे। यहाँ पे साइन प्लस था तो वहां पे साइन प्लस आ गया, प्रोडक्ट में साइन विल नॉट चेंज, ठीक है। सो लेट्स मैच इट विद द ऑप्शन बी। ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर, राइट। सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है, नंबर ऑफ जीरोस, यही मेन क्वेश्चंस है केस स्टडी में आने वाले। इसमें यही क्वेश्चंस को मोल्ड करके दे कैन आस्क यू अगेन एंड अगेन। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सी अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं आपने यहाँ पे भी, x² -8। नंबर ऑफ जीरोस के लिए मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a² माइनस, अब 8 के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अगर मुझे 8 के फैक्टर्स आते हैं निकालने, 2 4 2 2 2 1, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वैल्यू क्या आ रही है, 2√2। कैसे आई, 2 2 थे यहाँ पे, उसमें से एक 2 बाहर आ गया, एंड जो एक और 2 है वो रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। 2√2 यहाँ पे ये आएगा 8 के फैक्टर्स, तो इसका मतलब 8 के लिए मुझे 2√2 होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके 8 आएगा। अब आप 2√2 का होल स्क्वायर करके चेक कर लो, डेफिनेटली इट विल बी 8, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने फिर से वही कर दिया, x + 2√2 x - 2√2 इज इक्वल टू 0 तो है ही है, राइट। सो अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू x की वैल्यू विल बी इक्वल टू -2√2, ठीक है, एंड एक और वैल्यू आ जाएगी +2√2। तो कितने फैक्टर्स आ गए आपके पास यहाँ पे, 2 फैक्टर्स इज योर आंसर। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली 2 जीरोस आए हैं, मतलब कि x की 2 वैल्यूज आई हैं, सो माय आंसर इज 2, ठीक है। सो नाउ वी हैव डन
हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट आप नहीं कर सकते बिकॉज इसमें डायरेक्ट आपके पास एक्स स्क्वेयर था और 8 था, तो इस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन नॉट अप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिट है कि फॉर मिडिल टर्म स्प्लिट द बेसिक कंडीशन इज कि वहां पे 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो आप यहाँ पे ये अप्लाई करोगे। तो वी आर डन विद द फर्स्ट केस स्टडी, ठीक है। सो ऑल द 5 क्वेश्चंस वर वेरी इजी एंड दे वर इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो आपने पहले भी करे हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव द वॉल ऑफ अ रूम इज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल गार्लैंड्स, ईच गार्लैंड फॉर्मिंग अ पैराबोला, ठीक है। इसमें मोस्टली हम पैराबोला यूज करते हैं, इन्होंने ऐसे गार्लैंड्स का आपको दे दिया ये कि ये गार्लैंड्स है और देन इसको हमने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एनी क्वेश्चन दे कैन गिव यू इन दिस फॉर्म, ठीक है। नीचे पार्ट्स वही सिमिलर होंगे। Okay, what type of polynomial does a parabola represent? Now this is an important question कि ये जो पैराबोला है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द फर्स्ट केस स्टडी ऑल्सो कि पैराबोला हम हमेशा कौन सी इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की कोई 6x + 12 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि इस टाइप की इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक, एंड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डैश। अब अगर मैं बात करूं कोई भी, सपोज मैंने जो पीछे इक्वेशन लिखी थी x² + 6x + 12 रैंडमली लिख दिया था, तो मैंने इस रैंडम इक्वेशन की भी जो मिनिमम x की वैल्यूज है वो कितनी होती है, x की वैल्यूज हम ऐसे ही लिखते हैं x = 3 और 2, ठीक है। यू विल नेवर गेट 3 वैल्यूज फॉर दिस, यू विल ऑलवेज गेट मिनिमम 2 वैल्यूज, ठीक है। हो सकता है एक वैल्यू 0 हो जाए तो एक वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन मतलब इफ दे आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे वो जनरल बात कर रहे हैं कि जनरली हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, हाउ मेनी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर देयर क्वाड्रेटिक की, तो यहाँ पे हम यही बोलते हैं कि मोस्टली वी गेट 2 zeros, ठीक है। एंड इवन अगर आपको x की वैल्यू एक 0 भी मिल रही है, 0 और -1 भी दिख रही है, इस केस में भी आप वैल्यूज तो 2 ही लोगे, तो यहाँ पे जीरोस तो फिर भी 2 ही आते हैं, ठीक है। सो इन 99% केसेस वी विल गेट 2 zeros in case of a quadratic polynomial. The quadratic polynomial with the sum and product of its zeros as -1 and -2, ठीक है। अगेन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि केस स्टडीज में बनते ही इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सम एंड प्रोडक्ट, अब यहाँ पे सम गिवन है, दैट मीन्स ये क्या है, ये -b के इक्वल करूंगी मैं इसको, ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब मैं इसको करूंगी c के इक्वल, ठीक है। एंड मेरी जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म की होती है ax + bx, ax² + bx + c, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे बस अपनी वैल्यूज को लिख दूंगी। x², a को हम 1 ही अज्यूम करते हैं, मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट हम x² ही लिखते हैं और x² का कोफिशिएंट हम 1 लेते हैं। अब यहाँ पे -b होना चाहिए था, इसका मतलब -b करूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस नॉट b, मैं 1 लिखूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1x। समझ आया क्यों करा हमने ये, बिकॉज यहाँ पे सम की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है और हम -1 लगाते भी हैं ड्यू टू द रूल, एंड प्लस c क्या है हमारा -2। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस आई एम गेटिंग x² + 1x - 2, दिस इज माई आंसर, x² + 1x - 2, दैट इज ऑप्शन नंबर A, राइट। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, बस एक माइनस का ध्यान रखना कि -b होता है और c का साइन तो सेम रहेगा। If one of the zeros of a polynomial of a quadratic polynomial is 1, one of the zeros का मतलब है x की एक वैल्यू आपको -1 गिवन है, तो k की वैल्यू फिर आपको बतानी है, what is the value of k, ठीक है। जीरोस का मतलब है कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू -1 है, ठीक है। सो लेट्स राइट द इक्वेशन k - 2 x² - 2x - 5, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको गिवन है कि x की वैल्यू -1 है क्योंकि ये 0 है उसका। अब मैं क्या करूंगी, एक तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे, फर्स्ट रूल, ठीक है। y = 0 बिकॉज ये जो x की वैल्यू -1 आती है तभी आती है जब हम x -2 सपोज है
तो उसको जब मैं इक्वल टू 0 करूंगी तभी उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 आती है. सो यहाँ पे हम इक्वल टू 0 करते हैं बाय डिफॉल्ट. एंड नाउ वेयर एवर x इज रिटन आई विल रिप्लेस इट विद -1. -5 इज इक्वल टू 0. सो k -2 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +2 -5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये क्या बन गया फिर? लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स. -5 इक्वल टू 0 और -2 +2 कट हो गए, ये 0 हो जाते हैं. k -5 इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ गई +5. दिस इज माई आंसर. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5. सिंपल था, हमने सिर्फ x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया. दे कैन गिव यू 2 zeros ऑल्सो, तो उसमें आप दोनों को पुट कर दोगे. कोई भी 0 अगर गिवन है मतलब x की वैल्यू गिवन है, आपने उसको डायरेक्टली पुट कर देना है. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, वो कह रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आपके पास 2 zeros हैं ऑफ अ पॉलिनोमियल. ये मेरा पॉलिनोमियल है और इसके 2 zeros हैं अल्फा एंड बीटा. आपको वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की. ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है एंड ये मेरा पॉलिनोमियल है. ओके, तो अगर ये इसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा, सो द फर्स्ट स्टेप इज कि मैं इसके जीरोस को फाइंड भी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन है तो मैं जीरोस को कैसे निकालूंगी? इसको सॉल्व करके एक्स की जो 2 वैल्यूज मेरे पास आएंगी वो रिस्पेक्टिवली अल्फा एंड बीटा के इक्वल हो जाएंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं हमारी, ये है. ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि 12 इंटू 1, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं ना, सी इसका और इसका. 12 इंटू 1 मतलब कि मुझे 12 चाहिए, मुझे मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए और मुझे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट वॉट एवर वो मुझे करके चाहिए 7. ठीक है, दीज आर माई फैक्टर्स. 6 और 2 बन रहे हैं, 4 और 3 भी बन रहे हैं. 6 और 2 कैसे? 3 to the 6 और ये फिर 4 और 3 कैसे? इन दोनों को ले लिया फिर इसको सेपरेट कर दिया. तो 4 और 3 यहाँ पे मेरे फैक्टर्स हैं. मैं कैसे लिखूंगी? एक्स स्क्वायर. अब 7x कैसे आएगा? अगर मैं दोनों को माइनस करके लिखूंगी, दोनों का साइन अगर मैं माइनस लिखूंगी तो मेरे पास 4 और 3 को ऐसे लाइक दिस. ठीक है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप यहाँ पे साइन का ध्यान रखो. 7x का आपको माइनस चाहिए, इसका मतलब अगर आप माइनस माइनस करोगे तो वो प्लस बनेगा, एंड अगर आप माइनस इंटू माइनस करोगे तो वो भी प्लस होगा. तो दिस इज द करेक्ट वे. अब हम इसमें पेयर्स कर लेते हैं, फर्स्ट 2 का पेयर और लास्ट 2 का पेयर. अब यहाँ पे माइनस कॉमन मैंने क्यों ले लिया? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक द 2 ब्रैकेट सेम, तो मैंने डायरेक्टली ले लिया. ठीक है, व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी इनके फैक्टर्स बनाने में. सो द 2 वैल्यूज ऑफ x आर x इज इक्वल टू 3 और 4. ये 2 वैल्यूज हैं. ठीक है, तो मेरे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आ गए. तो मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया कि अल्फा हो गया 3 एंड बीटा क्या हो गया 4. अब मुझे वैल्यू निकालनी किसकी थी यहाँ पे? लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ. अभी तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ वे फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम मेन क्वेश्चन पे आ गए. ये मेरा मेन क्वेश्चन था. तो 1/3 प्लस 1/4. तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे दैट इज इक्वल टू 7/12. दिस इज माय फाइनल आंसर, जो कि इनका एलसीएम निकाल के आएगा. 7/12 इज माय आंसर. दिस इज द आंसर. ठीक है, 2 zeros. अब क्वेश्चन वही है बट द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, तो आपको वे ऑफ राइटिंग को समझना है. इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. जीरोस देख के आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले. ठीक है, इवन अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप जीरोस इतना तो करोगे, देन ग्रेजुअली यू विल फाइंड आउट कि आपको इसमें क्या निकालना था. ठीक है, सो दिस इज माई आंसर. 2 वैल्यूज आई, हमने उसको रिस्पेक्टिवली अल्फा और बीटा के इक्वल कर दिया. ओके, नाउ let's see what is there in this question. In order to increase the sale of television sets, a manufacturer gives incentives to his dealers. Okay, तो अपने डीलर्स को मैन्युफैक्चरर इंसेंटिव देता था. इंसेंटिव का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट देता था. आफ्टर द सेट टारगेट. अब बेनिफिट कब मिलता है? अगर मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर लूंगी तो मुझे बेनिफिट मिलेगा. दैट इज द केस. इफ द डीलर सेल्स एन एडिशनल यूनिट, अगर अपने सेट टारगेट से ज्यादा वो कुछ भी सेल करेंगे तो उन्हें एडिशनल कितना इंसेंटिव मिलेगा?
₹300 मिलेंगे फॉर एवरी टेलीविजन। अगर उन्होंने 2 टीवी सेल कर दिए अपने टारगेट, एक्सेप्ट द टारगेट, ठीक है, अपने टारगेट के बाद तो उन्हें 700 मिलेंगे। एंड अगर उन्होंने 3 कर दिए तो 1100 मिलेंगे, सो ऑन। ये हमारे पास एक सीरीज गिवन है काइंड ऑफ, कि 300, 700, 1100 ऐसे ऐसे आगे इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को रीड करा, फर्स्ट वील रिकॉग्नाइज कि ये चैप्टर कौन सा है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहीं से भी नहीं है, बिकॉज देयर इज नथिंग अबाउट दिस। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक सीरीज बन रही है, पहले 300 आएगा, फिर 700 आएगा, फिर 1100 आएगा। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। ये एक एपी की सीरीज बन रही है जिसमें 400 का गैप है, आप चेक करो, 3 से 700, देन 7 to 11, तो इसमें 400 का गैप है। नाउ अब इसमें क्लियरली उन्होंने एपी लिख भी दिया है, सो इट्स easier. Then the incentives received on successive sale of additional units from an AP with, अब वो बोल रहे हैं कि जो इंसेंटिव रिसीव हुए हैं डीलर्स को जब उन्होंने सक्सेसिव, मतलब कि उन्होंने अपने टारगेट से ज्यादा यूनिट सेल करे थे, तो उसके एपी में बताओ ए क्या है एंड डी क्या है। सबसे पहले मैं अपनी सीरीज यहाँ लिख लेती हूँ, 300, दिस वाज माय सीरीज। आगे उन्होंने सो ऑन बोल दिया था, तो मैं यहाँ पे डैश डैश डाल देती हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करके एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ सीरीज। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए मुझे दिख रहा है फर्स्ट 300 है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल, क्योंकि ए की वैल्यू 300 इज वेरी क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। आगे मुझे ये देखना है डी क्या है, डी का क्या मतलब होता है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। देख लो इन सब में कॉमन डिफरेंस कितना है, 400 का गैप है, दैट मीन्स ए है 300 और बी है 400। माई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे गलती से डी मत कर देना, बिकॉज डी की वैल्यू -400 नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता 700 और फिर 300, तब आप यहाँ पे -400 ले सकते हो, क्योंकि 300 - 700 आपको हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, नॉट फर्स्ट माइनस सेकंड। So A is 300 and D is 400. How much incentive will the dealer get if he sells 8 additional units? क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 यूनिट्स का गिवन है कि 300, 700 है, फिर 1100 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 वेज है। फर्स्ट वे इज कि आप ऐसे ही रैंडमली कर लो, 300, 700, फिर 11 था, सबके बीच में 400 का गैप करते जाओ, 1500 हो गया, देन 19, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए हमारे, देन 23, देन 28। कितने सेल करने थे, 1 2 3 4 5 6 7, और आगे क्या है ऑप्शन में, 3200। ये है हमारे पास 23, देन 27 आएगा यहाँ पे, 2700 एंड 3100। या तो आप ऐसे कर लो रैंडमली, आपको पता है कि ए भी पता है, डी भी पता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3100 इज माई आंसर। एंड इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व इट सेपरेटली, अगर आपको उसको सेपरेटली सॉल्व करना है, तो आई टेल दैट मेथड ऑल्सो, क्योंकि ये मेथड आप हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते, ठीक है, एंड इट इज समवॉट टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे 3100 आंसर है, ये मुझे पता चल गया, बट अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है। 8 यूनिट्स की बात हो रही है, दैट मीन्स मैं A8 निकालूंगी यहाँ पे। A8 का मतलब है 8th यूनिट। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, टोटल की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जब वो 8 यूनिट्स तक पहुंचा तो उस 8th यूनिट, मतलब उस 8th टर्न की कितनी वैल्यू थी। ओके, सो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A + n - 1 D, ठीक है। A is 300 प्लस n क्या है यहाँ पे, n मेरा 8 है और D है 400, तो 300 + 7 × 400, 300 + 2800 which is equal to 3100, ठीक है। यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, और मतलब यू कैन यूज एनी केस, या तो आप विद फॉर्मूला कर लो या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ नाइस क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने आपको एक सिंपल सी सीरीज दे दी। ऐसे वो कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे टीवी मैन्युफैक्चरर की स्टोरी थी, दे कैन मेक एनी काइंड ऑफ स्टोरी, एंड आगे वो क्वेश्चंस वही पूछेंगे आपके कॉन्सेप्ट वाले। ओके, द नंबर ऑफ एडिशनल यूनिट्स ही शुड सेल टू गेट 4300। अब हम अपनी सीरीज में, हमें सीरीज ये की बनती 1100, अब मैं अगर आगे आगे चलती रहूंगी तो 4300 भी आ जाएगा, बट दैट इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग। हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। 4300 आपको ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब ए एन तो मुझे पहले से ही गिवन था, ठीक है। ए मुझे पता है कि 300 है,
प्लस n मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे n नंबर ही निकालना है, यही अननोन है। एंड d क्या है, d इज 400। ठीक है, तो मैं पहले 300 को यहाँ ले आती हूँ, तो माइनस करके 4000 रह गया। देन 400n माइनस 400, इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। ठीक है, ओके। देन 400 को यहाँ ले आते हैं, 4400 इज इक्वल टू 400n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4400 अपॉन 400 विच इज इक्वल टू 11। तो मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 11 है। ठीक है, दैट मीन्स द शॉपकीपर हैज टू सेल, द डीलर हैज टू सेल 11 units of the television so as to receive rupees 4300 as incentive. Okay, so the next part is, can his incentive amount to rupees 2200 for any number of units? Any number of units means here also n is missing। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसमें वो ये बोल रहे हैं कि क्या उसका इंसेंटिव कभी भी 2200 बनेगा या नहीं, मतलब 2200 इज अ पार्ट ऑफ द सीरीज और नॉट। अगर वैसा कुछ पूछते हैं तो आप एपी की सीरीज में इसको ढूंढोगे या इसको फाइंड आउट करोगे कि ऐसी कोई सीरीज, मतलब ऐसी हमारी सीरीज में 2200 है या नहीं। देखो, इसको फाइंड आउट करने के लिए यू विल फर्स्ट राइट योर सीरीज। 400 का गैप था सब में एंड 300 से सीरीज स्टार्ट हो रही थी, तो मैंने ऐसे सीरीज को लिखना स्टार्ट कर दिया 400 के गैप पे। सी 1900 के बाद डायरेक्ट 2300 की टर्न आ गई। 2200 इज नॉट अ पार्ट ऑफ एपी। अगर वो एपी का पार्ट नहीं है, इसका मतलब किसी भी डीलर को 2200 नहीं मिलेंगे, राइट? उनके हर एक इंसेंटिव में 400 ऐड होंगे एंड दैट इज वाई the person will directly reach from 1900 to 2300। 2200 उनको नहीं मिलेंगे। सो अब मैं यहाँ पे चेक कैसे करूंगी कि एक तो हो गया दिस मेथड, बट दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड इज सच अ मेथड जो अब हर टाइम, लाइक इट कैन नॉट बी जर्नलाइज्ड। आप इसको जर्नलाइज नहीं कर सकते कि हर एक क्वेश्चन में आप इसको यूज कर लो। सो दैट इज वाई आई विल टेल यू द मेन मेथड ऑल्सो, दैट इज यूजिंग द फॉर्मूला। अब 2200 मुझे आंसर तो पता चल गया कि नहीं है पार्ट, बट मैं इसको प्रूव कैसे करूंगा? मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस a मेरा 300 है, n माइनस 1, n मेरा मिसिंग है, d इज 400। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू चेक करूंगी कि n की क्या वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे हम देखते कैसे हैं, n का अगर n का जो एंड में n की जो वैल्यू आ रही है, इफ इट इज अ होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर एक होल नंबर आ रही है देन यू कैन से कि जो इंसेंटिव है या फिर जो ए पार एन, ये जो ए एन है, दिस इज अ करेक्ट वैल्यू। बट इन केस आपकी एन की वैल्यू होल नंबर नहीं आ रही है, सो व्हाट इट इम्प्लाइज इज कि यहाँ पे नंबर हम नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स ये हमारा एपी का एलिमेंट ही नहीं था। ठीक है, तो हम ये चीज प्रूव करेंगे। अब इसको मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर देती हूँ डायरेक्टली, नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन। तो ये हो जाएगा 400n माइनस 400। अब मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। 2200 इज इक्वल टू माइनस 100, इन दोनों को सॉल्व करा पहले, फिर प्लस 400n, इसको वहां ले जाते हैं, तो ये बनेगा 2300 इज इक्वल टू 400n। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2300 अपॉन 400। 0 0 कट भी हो गए। 23 अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू अ होल नंबर। होल नंबर मतलब एक नॉर्मल नंबर नहीं आया ये आंसर हमारा पॉइंट्स में आ रहा है, फ्रैक्शंस में आ रहा है। एंड नंबर ऑफ टेलीविजन्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम फ्रैक्शंस में हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ देम। अगर n की वैल्यू होल नंबर नहीं होती है तो योर आंसर इज कि नो, ये जो हमने वैल्यू ली है 2200, ये हमारे एपी का पार्ट नहीं है। सो आंसर इज नो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फाइन। Okay, the sum of 24 terms of an AP whose first and last terms are 88 and minus 4 respectively. First and last आपको given है. Now, you can see from this question कि this question is not related to my case study. मेरी case study television से related थी, लेकिन ये part case study से linked नहीं है. That means case study का मतलब ये नहीं है कि सारे उस diagram में से questions पूछेंगे, वो random भी पूछ सकते हैं। सिर्फ द केस विल बी कि चैप्टर विल बी सेम। जिस चैप्टर की केस स्टडी होती है उसी का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आएगा। सो एसएन के हमारे पास एक्चुअली 2 फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट इज n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है,
सेकेंड इज n/2 a plus l, right? n/2 a plus l. So in this question I will use this formula क्योंकि इसमें मुझे a भी गिवन है और मुझे l भी गिवन है. ये मेरा a है 88 और ये मेरा l है क्योंकि लास्ट टर्म है. तो मैंने सिंपली बस इसके अंदर पुट कर दिया. मुझे नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है कि 24 है, a मेरा 88 है और l मेरा -4 है. सो दिस विल बी 12 और ये बनेगा 88 minus 4, that is 84. तो 12 into 84, when I'll do this, my answer will be 1008. That is option number B. तो इसमें मैंने बस क्या करा, मैंने सिर्फ इसमें अपना फॉर्मूला देखा कि इसमें मैं कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी. आई विल नॉट यूज द फर्स्ट फॉर्मूला बिकॉज वो वाला जो फॉर्मूला है उसमें आपको ए डी बहुत कुछ और चाहिए. ठीक है, जब आपको सम के केस में एल की वैल्यू गिवन होती है देन यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला. दिस इज कंपैरेटिवली इजियर ऑल्सो एंड शॉर्टकट भी हो जाता है. इजीली यू विल गेट योर आंसर. ओके, सो अनदर केस स्टडी. अब यहाँ पे क्या है, सी ये वो पूरी आपको स्टोरी देते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक. आपका मेन कंसर्न कहाँ था, आपका मेन कंसर्न है आपकी इक्वेशन से, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट यू विल यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, अब इसको रीड कर लेते हैं एक बार. एथलेटिक इवेंट्स में व्हाट दे आर सेइंग, एन एथलीट थ्रोज अ डिस्कस इनटू द एयर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द और टाइम व्हेन हाइट इज गिवन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्चुअली क्या है, ये हाइट की इक्वेशन गिवन है और गिवन टाइम में कि वो कितनी हाइट ट्रैवल करेगी, लाइक 1 सेकेंड में कितनी हाइट ट्रैवल करेगा. तो ये considering the initial height of the discus thrown, upward velocity of the discus in meter per second and earth's gravity in meter per second square. तो ये इन्होंने सिर्फ आपको यूनिट्स बताए हैं. हमें यहाँ से हाइट मिली. अब ये हमारा इंपॉर्टेंट केस है कि हाइट मिली हमें इन टर्म्स ऑफ टाइम, टी के टर्म्स में. When ht will be 0 or any constant then it will be the quadratic equation. ht will be 0 का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप ht इस पूरी चीज को अगर आप 0 के इक्वल कर दोगे इसको, ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी टाइप की होती है. 3 + 14t - 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही होता है मोस्टली. ठीक है, अगर कोई नंबर होगा तो आप उसको यहाँ ले आओगे, लेकिन राइट हैंड साइड पे आपको हमेशा 0 ही रखना है. सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन यू हैव अंडरस्टूड. जब पर्सन ने, एथलीट ने थ्रो करा, ठीक है, थ्रो करने के बाद ये शेप आई है. दिस इज द शेप आफ्टर थ्रोइंग. ये ऐसे को जा रही है, ठीक है, ऐसे देन नीचे को जा रही है. तो ये हमारी शेप आ गई. तो आपको अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन है. ओके, नाउ व्हेन द डिस्कस इज थ्रोन आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स द बॉल विल बी एट हाइट ऑफ 3 meters. अब वो पूछ रहे हैं आपको कि जब हमने ये थ्रो करा एथलीट ने, ठीक है, ऐसी शेप बनी, जब हाइट 3 meters थी, कितने, जैसे अगर मैंने ऐसे थ्रो करा तो बॉल कितने टाइम बाद 3 मीटर की हाइट पे पहुंचेगी. मैंने ऐसा थ्रो करा, ऐसे जाएगी मेरी बॉल, राइट. सो अब मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, मुझे यहाँ पे h गिवन है कि h की वैल्यू 3 है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में h को 3 पुट कर दूंगी. दैट इज इट. आपकी इक्वेशन में सिर्फ 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, एक हाइट है, एक टाइम है. दे कैन गिव यू एनी टाइप. वो टाइम दे देंगे और कहेंगे कि हाइट निकालो. अब हाइट दे दिए तो वो कह रहे हैं टाइम निकालो. सो सिर्फ आपको h को 3 पुट करना है. लेट्स डू इट. यहाँ पे क्या है, 3, माई इक्वेशन इज 3 + 14t - 5t स्क्वायर. 3 + 14t - 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये मेरी इक्वेशन थी, बट यहाँ पे मैं इज इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगी. मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इज इक्वल टू 3. 3 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, बिकॉज माई हाइट इज 3. ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, और इक्वल टू h था ये. तो 3 और 3 कट, आई विल गेट -5t स्क्वायर इज इक्वल टू -14t. और t स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा t स्क्वायर आप t यहाँ पे भी लेके आ सकते हो. t यहाँ ले आओ एंड -5 को वहां ले जाओ. तो ये t कट हो गए 1. तो t इज इक्वल टू 14/5. 14/5 का क्या मतलब होता है, 2.8. When you will divide 14 by 5, your answer will be 2.8. That means my time is 2.8 seconds. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. उन्होंने पूछा है कि हाइट 3 meters कितने सेकेंड्स के बाद होगी. तो आपने उनकी स्टोरी पे नहीं जाना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि h गिवन है तो आप डायरेक्टली t की वैल्यू निकाल सकते हो. ओके,
फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस द सम ऑफ रूट्स विल बी व्हाट? अब सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होती है हमेशा? सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, जिसमें माइनस बी होता है हमारा सेंटर पोर्शन, जिसमें माइनस बी क्या होता है हमारी जो सेंट्रल वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एंड ए क्या होता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, मतलब स्क्वायर वाली वैल्यू का जो कोफिशिएंट होता है। सबसे पहले मैं अपनी इस इक्वेशन को ना नॉर्मल फॉर्म में लिख देती हूँ, प्लस 14t प्लस 3, ये है मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है स्क्वायर पहले आएगा, फिर टी आएगा, फिर कुछ नहीं आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मुझे यहाँ पे सम ऑफ रूट्स करना है। सम ऑफ रूट्स कैसे होता है? बी अपॉन ए, बी यहाँ पे 14 है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 14 तो आएगा ही, अपॉन ए क्या है मेरा -5, ठीक है, -14 अपॉन -5, क्योंकि बी के साथ माइनस का साइन चाहिए था लेकिन यहाँ पे था नहीं, तो मैंने -14 लिख दिया। ए के साथ जो साइन है ए का वही आ जाएगा डायरेक्टली, सो ये माइनस माइनस कट हो गए, सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 14 अपॉन 5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। अगर अगर इसी में वो प्रोडक्ट भी बोलते, सो लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट ऑल्सो। प्रोडक्ट में क्या होता है फिर? सी मतलब 3 अपॉन ए मतलब -5, तो -3 अपॉन 5 जो ये पार्ट गिवन है ये एक्चुअली प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर वो दोनों पूछ लेते तो यू शुड बी एबल टू find all the things that are asked in the question. The product of the roots, say similar question आ गया यहाँ पे। Product of the roots I have already told in the previous slide, इसमें मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, c अपॉन a, c अपॉन a, c क्या है यहाँ पे? c है यहाँ पे -3 अपॉन a क्या है 5, so -3 अपॉन 5 is my correct answer, ठीक है। -3 अपॉन 5 is the product of the quadratic equation. What happens to the height when time is 0? अब उन्होंने उल्टा पूछ लिया, पहले हाइट गिवन थी, फर्स्ट पार्ट में हाइट वाज गिवन एंड यू नीड टू फाइंड द टाइम। अब क्या है, अब टाइम इज 0 एंड यू नीड टू फाइंड द हाइट, तो कोई बात नहीं, अब हम फिर से हाइट को h लिख देंगे यहाँ पे, एंड मेरी क्वेश्चन जो थी क्वेश्चन में ठीक है, दिस वॉज माई इक्वेशन 3 + 14t, yes, -5t स्क्वायर। ओके, 3 + 14t -5t स्क्वायर, जहां जहां पे भी t है वहां वहां 0 हो जाएगा, क्योंकि टाइम 0 बोल दिया उन्होंने। ये भी 0, ये भी 0, सब कुछ 0, तो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ठीक है, ये भी 0 हो गया, h इज इक्वल टू 3 हो गया। 3 + 0 - 0 मतलब h की वैल्यू क्या आई है 3, सो h इज इक्वल टू 3। तो जब टाइम हमारा 0 है तो h इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा प्लस माइनस को चेंज कर दिया था, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी, एंड आई थिंक इसमें भी थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, बिकॉज इक्वेशन एक्चुअली हमारी थी 3 + 14t -5t स्क्वायर, यहाँ पे इन्होंने +5t स्क्वायर किया हुआ है, वॉट एवर। सो केस स्टडी में ऐसे ही होता है, जरूरी नहीं है कि जो स्टार्टिंग में इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन उसी के बेसिस पे होगा, वॉट एवर दे आर सेइंग। अब जैसे उन्होंने इक्वेशन ये दे दी थी, देन यू नीड टू कंसिडर दिस इक्वेशन, ठीक है। ओके, सो ये हो गया कि हाइट हमें निकालनी थी एंड टाइम वाज गिवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? माय गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 + 14t, 3 + 14t -5t स्क्वायर। वो कह रहे हैं इसमें से कौन सी चीज करेक्ट है। करेक्ट कैसे निकालेंगे हम? b² - 4ac से। b क्या है यहाँ पे 14, 14 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3 इंटू c क्या है -5, तो ये हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर इज 196 एंड यहाँ पे होगा प्लस 12 5 है 60, तो मेरा आंसर यहाँ पे 256 बनेगा, विच इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है और 0 से तो डेफिनेटली बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो d की वैल्यू आएगी दैट इज ग्रेटर देन 0। So see how they are getting the concepts in these case study questions. Concept वही है, सिर्फ case study आपकी heading बन गई है, and in this case
वो आपको कुछ भी पूछ सकते थे कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर ये लीनियर है, क्यूबिक है, डिग्री भी पूछ सकते हैं, तो डिग्री क्या होगी इसमें, डिग्री इज 2। ठीक है, दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी हैव our next question. Water is flowing in a fountain follows trajectory as shown below. Trajectory का मतलब होता है ये जो शेप होती है इसको बोलते हैं हम ट्रैजेक्टरी। ठीक है, जो ऐसे ऊपर को ऐसे करती है। ओके, अब यहाँ पे दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द फिगर, ग्राफिकल फिगर भी आपको गिवन है। अब वो कह रहे हैं इसकी शेप क्या है। शेप आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पैराबोला ही शेप होती है ये। रेस्ट 3 ऑप्शंस हमारे डिफरेंट होते हैं। इस चैप्टर में हम कोई और फिगर ड्रॉ करते ही नहीं है, राइट एटलीस्ट इन तीनों में से तो कोई नहीं करते, एलिप्स, ओवल एंड स्पाइरल। सो माय द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट इज पैराबोला। Number of zeros of a polynomial is equal to the number of points where the graph of polynomial what it does। वो आपसे अभी ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे निकालते हो। एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू कैसे आती है, ये उसके इक्वल होते हैं जिसमें ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल या तो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, वाई को, बोथ या नन। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये मेरा डायग्राम है, मैंने ऐसा कुछ भी बना दिया, राइट। सो यहाँ पे ये मेरे, ठीक है, पॉइंट्स हो गए। लेट मी टेक सम अदर कलर। इसमें देखो ये जो ब्लैक कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये क्या होते हैं, ये एक्चुअल में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होते हैं। इस जो मैंने जो डायग्राम बनाया है इस केस में मेरे 3 जीरोस बनेंगे बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। सो यहाँ पे 3 मेरा आंसर होगा। सो हम ऐसे नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं। इफ द ट्रैजेक्टरी, अब उन्होंने बोला कि इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 है, तो इसके जीरोस बताने हैं। जीरोस मतलब अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। दिस इज माय इक्वेशन। अब मैं x की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगी, फैक्टर्स ले लेते हैं यहाँ पे, माइनस 6x प्लस 3x। हाँ, ये फैक्टर्स परफेक्ट है यहाँ के लिए बिकॉज दोनों को प्लस करके -3 भी आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 भी आएगा, इज इक्वल टू 0 ही है ये फैक्ट। यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैंने ये बना लिए 3x माइनस 6। x की मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है, 6 और -3। देख लेते हैं अब 6 और -3 कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, जस्ट द वैल्यूज ऑफ x यू नीड टू फाइंड व्हेनेवर दे आर टॉकिंग अबाउट जीरोस। इफ -1/3 इज वन ऑफ द जीरोस देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट। वन ऑफ द जीरोस का मतलब अगेन क्या है, x जहां जहां पे भी होगा वहां पे हम -1/3 डाल देंगे। -5 is equal to 0। ठीक है, so when you will solve this, I'll solve some part for you, rest you will do on your own, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो 1 ही हो गया, ठीक है, तो मेरे पास 1 माइनस k/3 -5 इज इक्वल टू 0 होगा। 1 और 5 को आप वहां ले जाओगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12। ठीक है, वन ऑफ द जीरोस अगर ऐसे भी दिया होता है, बस x की जगह पे पुट करना है एंड फाइंड द value of the unknown variable. If alpha and beta are roots of equation this, okay, then alpha plus beta is equal to what? इसमें again we will find out the value of x। फिर से वही सेम चीज करेंगे। अब मुझे 10 चाहिए और 3 भी चाहिए, दैट मीन्स मैं यहाँ पे -5x प्लस 2x ले सकती हूँ। दिस इज परफेक्ट। यहाँ पे जब आप पूरा सॉल्व करोगे आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, दैट इज 5 एंड -2। ठीक है, 5 एंड -2 मेरी 2 वैल्यूज है। अब इसमें से 5 जो है वो अल्फा हो जाएगा, ठीक है, एंड जो -2 है वो बीटा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बता दो, तो 5 - 2 क्या हो गया, 3। माई आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3। अल्फा एंड बीटा हमेशा एक्स की दोनों वैल्यूज होती है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड सेकेंड के। नेक्स्ट, लेट द ब्लेड्स ऑफ अ सिजर आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे सिजर के दोनों ब्लेड्स हैं, ये ऐसे कट कर रहे हैं, तो अब दोनों पॉइंट्स की, ये जो दोनों लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है, एक इस लाइन की भी और एक इस लाइन की भी। ठीक है, ये इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, the pivot point, that is the point of intersection of the blades। इंटरसेक्शन का पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करके। दिस इज द
method to find their intersection. 3y तो ऑलरेडी कट हो गए, तो ये क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू हो गई 6, x 6 है. ओके, सो द वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन. सपोज मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है. अगर आप सेकेंड में पुट कर दोगे 6 हो गया ना ये, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0. सो 6 and 0 is my correct answer. You can also find the correct answer from the value of x itself, क्योंकि x से ही पता चल गया आपको कि फर्स्ट वैल्यू 6 होनी चाहिए एंड वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है. The points at which they intersect at y-axis. Now this is a different question. Intersect at y-axis और intersect each other में difference का ध्यान रखना. जब वो एक दूसरे को intersect करते हैं तो हम कैसे निकालते हैं वैल्यूज, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं. एंड इफ दे आर टॉकिंग अबाउट कि y एक्सिस को कैसे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, अब y एक्सिस को इंटरसेक्ट ही कब करते हैं जब x 0 होगा, ये पॉइंट बनेगा मेरा y के लिए. दैट मीन्स यहाँ पे x तो ऑलरेडी 0 है. अगर मैं इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर देती हूँ, ठीक है. नाउ लेट्स डू इट. मैंने x को यहाँ पे 0 पुट कर दिया, प्लस 3y इज इक्वल टू 6. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 0 तो ऐसे ही है, तो y की वैल्यू हो गई 2. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये तो 0,2 पे इंटरसेक्ट करेगी. सिमिलरली अब अगर मैंने यहाँ पे x को 0 पुट कर दिया तो 2 into 0 विल बी 0, और यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा 0 minus 3y इज इक्वल टू 12. तो y की वैल्यू आ जाएगी -4. तो यहाँ पे क्या इक्वेशंस आ रही है मेरी 0,2. इस इक्वेशन के लिए मेरी वैल्यूज है 0,2, इसके लिए मेरी वैल्यूज है 0,-4. अब देख लेते हैं दोनों कहाँ पे है करेक्ट ऑप्शन. सो माय करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. अब ध्यान रखना, इसमें वो आपको ऐसे भी बोल सकते हैं इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो उस केस में x, 0 विल बी योर कोऑर्डिनेट्स. जिस एक्सिस पे वो टच करती है उसकी वैल्यू हमेशा होती है और दूसरे वाले की 0 हो जाती है. The number of solutions of the system of equation this and this. अब नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहे हैं. अगेन मैं यहाँ पे सेम इनकी रेशियो निकालूंगी. 1/2 क्या, मतलब फर्स्ट का कोएफिशिएंट, इसका भी कोएफिशिएंट 1/2 हो गया. फिर सेकंड का 1/2 बन रहा है इसका भी, क्योंकि 2/4 जब आप करोगे तो 1/2 हो जाएगा. फिर 8/16, ठीक है, -8/-16 यू कैन से, क्योंकि हम इस 16 को भी यहाँ ले आएंगे, तो ये भी 1/2. सारे आपस में इक्वल है. दैट मीन्स माय आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. If 1,2 is the solution of linear equation, then find the value of a and b. 1,2 का मतलब है पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x है और सेकंड वाला हमेशा y है. दैट मीन्स wherever x is written हम 1 लिख देंगे वहां पे. तो मैंने x की जगह पे 1 लिख दिया, y की जगह पे 2 लिख दिया. तो क्या बनेगा a plus 2 is equal to 3. a की वैल्यू हो गई 1. 3 minus 2 that is 1. तो ये ऑप्शंस तो ऑलरेडी डिलीट हो गए, क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू बतानी है. पहली वैल्यू a की होगी. इनफैक्ट ये भी डिलीट हो गया बिकॉज यहाँ -1 था. सो अल्टीमेटली मेरा आंसर ऑप्शन नंबर a है. अदरवाइज अगर ऑप्शंस कंफ्यूजिंग भी हैं, हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नो इश्यूज. इसमें 1 पुट कर दिया, इसमें मैंने b यस y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया एंड इट इज 12. तो 2 + 2b इज इक्वल टू 12. 2b इज इक्वल टू 10 हो गया एंड b की वैल्यू हो गई इक्वल टू 5. तो माय ऑप्शन इज अल्टीमेटली 1,5. नाउ दे आर सेइंग व्हेन y इज इक्वल टू -2 देन x इज इक्वल टू व्हाट. अब यहाँ पे ये हमारी जो क्वेश्चन में ये जो 2 इक्वेशंस गिवन थी इसकी बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं ये दोनों इक्वेशंस लिख लेती हूँ. फर्स्ट इज x + 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, एंड सेकेंड इज 2x - 3y इज इक्वल टू 12. अब इसमें वो कह रहे हैं कि दोनों के लिए बताओ अगर y -2 है. अब मैंने y को यहाँ -2 पुट कर दिया, तो x - 6 इज इक्वल टू 6. x की वैल्यू हो गई 12. दैट मीन्स x तो 12 है, ये ऑप्शन डिलीट हो गया, ये ऑप्शन डिलीट हो गया. दिस और दिस विल बी माय आंसर. अब आगे देखते हैं y की वैल्यू मतलब सेकेंड वैल्यू ऑफ x.
Now again in the second equation I will put y as minus 2. 2x plus 6 is equal to 12. 2x हो गया 6 के इक्वल और x की वैल्यू हो जाएगी 3. Okay, so the value of x will be 6/2, that is equal to 3, right? And ये option, there is a mistake in this option. ये actually में होगा 12,3. A is the correct answer. वैसे भी हमारी x की second value minus में नहीं आ रही है. It is in plus only. So my answer is 12,3, right? So now we are done with total 5 case studies and containing 5 parts each. Of all the chapters, I think unit 2, all the chapters case studies I have covered. These are the type of questions that you will find in your exam, and hope you are clear with every question. In the description, you will find a link from where you can get many other questions to practice, like these only. So keep practicing, and thank you so much.